क्या एक इंसान पूरे देश की राजनीति बदल सकता है? ऐसा इंसान जिसने इंडिया में न्यू एज ऑफ पॉलिटिक्स की शुरुआत की, ऐसा इंसान जिसने नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, एमके स्टैलिन जैसे कई नेताओं को गद्दी हासिल या फिर गद्दी पर बने रहने में मदद की। वो इंसान जिसने अपना जॉब डिस्क्रिप्शन खुद बनाया और नए भारत का बना पहला पॉलिटिकल कंसल्टेंट। और क्या अब राजा बनाते बनाते खुद राजा बनना चाह रहा है? और ये सब इसने किया कैसे? क्या और आखिर कौन है प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर का जन्म सासाराम के कोनवा गांव में हुआ। यह बिहार का रोहतास डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। इसके फादर एक फिजिशियन थे और माँ होम मेकर। यह अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के लिए बक्सर चले गए थे और इंजीनियरिंग करने हैदराबाद। अब इसके बाद यह यूनाइटेड नेशन में जॉब करने लगे। यूएन में उन्होंने एज ए पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट 8 साल तक काम किया, जिस दौरान इनकी पोस्टिंग अफ्रीका के कई देशों में हुई। इस यूएन के जॉब के दौरान वो भारत के आर्थिक तरक्की और भुखमरी के ऊपर एक पेपर लिखते हैं और यह पेपर उनकी जिंदगी बदल देता है। तो यह पेपर तब के भारत के पीएम मनमोहन सिंह तक पहुंचा। अब इस पेपर में मेल न्यूट्रिशन वर्सेस ग्रोथ का कंपैरिजन किया गया था कि कैसे ग्रोथ के बावजूद भारत में इतनी भूखमरी है। और इस चीज के लिए प्रशांत ने एग्जाम्पल के तौर पर बार बार गुजरात का यूज किया था कि कैसे गुजरात में इतनी ग्रोथ हुई फिर भी इतना ज्यादा भूखमरी है। अब ये पेपर तब के गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तक पहुंच जाता है और मोदी प्रशांत को कॉफी के लिए इन्वाइट करते हैं और प्रशांत को उसी समय सीएम ऑफिस में काम करने का ऑफर भी दे देते हैं। यहीं से प्रशांत किशोर की पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की जर्नी शुरू हो जाती है। अब प्रशांत किशोर का गुजरात से कोई खास लेना देना नहीं था। उनकी माँ यूपी के बलिया से थी और फादर बिहार से। फिलहाल के लिए यह समझो कि मोदी का सबसे बड़ा कॉन्फिडेंट और राइट हैंड अमित शाह उनके पास नहीं था और यह 2012 वाला इलेक्शन मोदी को अकेले लड़ना था और इसी गैप को फिल करने के लिए आए प्रशांत किशोर। प्रशांत का लेकिन इलेक्शन मैनेजमेंट का तरीका अमित शाह से बहुत अलग था। उन्होंने डाटा हेवी स्टाइल अपनाया और मीडिया प्रिपरेशन और कैंपेन स्ट्रेटेजी जैसी चीजें मोदी के साथ डिस्कस करने लगे। यह पहली बार था कि मोदी को कोई ऐसा एडवाइजर मिला था जो बीजेपी आरएसएस के इको सिस्टम से अलग था और पार्टी कैंडिडेट की तरह बात नहीं करके एक प्रोफेशनल की तरह बात करता था। अब यह सब देखकर बीजेपी के पुराने नेताओं को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कल का ये आया बंदा पूरी पार्टी को कैसे मैनेज कर रहा है। अब सितंबर 2012 को मोदी ने लॉन्च किया विवेकानंद युवा विकास यात्रा, जो एक मैसिव रोड शो था जो कल्चर, नेशनलिज्म और डेवलपमेंट को प्रोजेक्ट कर रहा था। किशोर और उनकी टीम ने ब्रांडिंग, विजुअल और स्लोगन सबको ऐसे डिजाइन किया था कि सिर्फ एक मैसेज जाए, विकास। इस यात्रा के दौरान मोदी का नाम विकास से ऐसे जुड़ा कि उनकी रेपुटेशन विकास पुरुष की हो गई। तो इसका तोड़ प्रशांत ने टेक्नोलॉजी के थ्रू निकाला। मोदी का होलोग्राफिक प्रोजेक्शन करवाया गया जिसके थ्रू मोदी की 3D इमेज राज्य के अलग अलग जगहों पर एक साथ चलाई गई। इससे मोदी का चेहरा तो लोगों तक पहुंच ही रहा था, साथ में मोदी का टेक्नोलॉजिकल एडवांस होने वाला मैसेज भी गया, यानी वही विकास पुरुष वाले नैरेटिव को बल मिला और मीडिया में भी इस बात का बहुत हल्ला हुआ। और फाइनली दिसंबर में रिजल्ट आ गया। बीजेपी 182 सीटों में से 115 सीटें जीत गई, जिससे नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार बन गए गुजरात के मुख्यमंत्री, जो किसी भी नेता के लिए बहुत बड़ी बात थी। इस कैंपेन से प्रशांत किशोर ने अपने लिए भारतीय राजनीति में जगह बना ली थी और इस रोल को कहा जाने लगा पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट। लेकिन अब एक इतना बड़ा रास्ता खुल गया था कि नरेंद्र मोदी और प्रशांत किशोर के पास पूरे भारत पर राज करने का मौका था। अब मोदी ने गुजरात चुनाव में तीसरी बार जीत दर्ज करते हुए अपने आप को नेशनल लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया और फाइनली जून 2013 की बीजेपी के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मीटिंग में नरेंद्र मोदी को बीजेपी के 2014 चुनाव के कैंपेन का हेड बना दिया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान समिति का चेयरमैन घोषित किया। अब इस सब से प्रशांत किशोर ने गुजरात में मोदी के लिए जो काम किया था उसे फॉर्मली करने का प्लान बना लिया और बनाई CAG यानी सिटीजन्स फॉर अकाउंटेबल गवर्नमेंट, जिसमें 700 से ज्यादा वॉलंटियर्स जोड़ लिए। IIT IIM जैसे संस्थानों में पढ़े लोगों का इसमें ज्वाइन करवाया। गांधीनगर और दिल्ली दोनों में वॉर रूम बना लिए। देखते देखते दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शन में देश की वन ऑफ द बिगेस्ट पार्टीज का कैंपेन मोदी और किशोर के हाथ में आ गया। सितंबर 2013 में बीजेपी ने मोदी को ऑफिशियली पीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया। संसदीय दल ने यह फैसला लिया कि श्री नरेंद्र मोदी को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्राइम मिनिस्टरल कैंडिडेट के रूप में प्रोजेक्ट किया जाए। अब प्रशांत किशोर की CAG भी नरेंद्र मोदी को नेशनल लीडर के तौर पर प्रोजेक्ट करने लगी। इस दौरान प्रशांत के पास मोदी का अनरेस्ट्रिक्टेड एक्सेस था, जिससे फिर से वही गुजरात वाली प्रॉब्लम, पुराने बीजेपी लीडर्स इनसिक्योर होने लगे। लेकिन प्रशांत का फ्री हैंड चलता रहा। सबसे पहला नेशनल कैंपेन जो प्रशांत के CAG ने लॉन्च किया वो था रन फॉर यूनिटी, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की 138वीं जयंती को सेलिब्रेट करने के लिए देश भर में मैराथन जैसे इवेंट ऑर्गेनाइज किए गए। इसका इनडायरेक्ट एम था सरदार पटेल को मोदी से जोड़ना और मोदी को पटेल के सक्सेसर के तौर पर प्रोजेक्ट करना। फिर दूसरा कैंपेन हुआ चाय पर चर्चा, जिसमें मोदी के चाय वाले होने यानी एक हम्बल बैकग्राउंड से आने को बहुत प्रमोट किया गया। साथ ही सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मोदी
मोदी ने कई लोगों से चाय पीते पीते बात की। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज प्रशांत ने बहुत ही इफेक्टिवली यूज की थी वो सोशल मीडिया, जिसमें मोदी के ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब अकाउंट्स को पूरी तरह रिवाइव कर दिया। 16 मई 2014 को इसका रिजल्ट आ गया। बीजेपी ने अकेले अपने दम पर 282 सीट्स लाकर इतिहास बना दी। ऐसा 30 साल में पहली बार हुआ था कि कोई एक पार्टी फुल मेजोरिटी में आए। मोदी के कैंपेन को ओबामा मूवमेंट ऑफ इंडिया कहा गया। किशोर और उसकी सीएजी इस पूरे मूवमेंट में लिथिल वेपन साबित हुई। अब इतनी ऐतिहासिक जीत के बाद प्रशांत किशोर के पीएम में एक फॉर्मल पोजीशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, कोई कम्युनिकेशन या फिर स्ट्रेटेजी का एडवाइजरी रोल, लेकिन बीजेपी के बड़े नेता ऐसा होना नहीं देना चाह रहे थे। खासकर तब जब अमित शाह को जुलाई 2014 में बीजेपी के नेशनल प्रेसिडेंट के तौर पर अपॉइंट कर दिया गया और सर्वसम्मत से श्री अमित शाह जी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपनी सहमति दी है। और धीरे धीरे ऐसे ही पीके की मोदी से दूरी बढ़ती चली गई, या कह सकते हो बढ़वाई गई। और नए पार्टी प्रेसिडेंट का पीके के प्रति भाव देखते हुए बाकी नेता भी सारा समझ गए थे। बीजेपी के नेता पीके को एक इवेंडर के तौर पर देखने लगे, जिसने काम तो बढ़िया किया लेकिन अब उसकी कोई जरूरत नहीं थी। एक बीजेपी के इनसाइडर ने कहा, पीके कैंपेन के दौरान बीजेपी से बड़े बनने लग गए थे और यह बीजेपी को कतई बर्दाश्त नहीं है। 2014 खत्म होते होते पीके अपना रास्ता अलग करने का फैसला कर लिया था। बीजेपी से साइडलाइन होने के बाद जेडीयू के नेता पवन शर्मा ने पीके को नीतीश कुमार से मिलवाया और यही मुलाकात उनके करियर की अगली सीढ़ी साबित हुई। 2014 लोकसभा इलेक्शन में जेडीयू सिर्फ 2 सीट जीत पाई थी। यही देखते हुए जून 2015 में नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया और स्ट्रेटेजिस्ट के रूप पर प्रशांत किशोर को चुना। यह उनके लिए भी बीजेपी से बदला लेने का सही मौका था। साथ ही पीके का इस चुनाव में एक और रोल था, नीतीश और लालू के बीच ब्रिज का काम करना। फाइनली पीके ने जून 2015 में नीतीश की टीम ज्वाइन कर ली और नीतीश कुमार के घर पर ही रहने लगे। लेकिन टाइम ज्यादा नहीं था। पीके के हाथ में यह मौका इलेक्शन से कुछ महीने पहले ही आया था और उन्होंने सीएजी को एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बदलने का सही समय समझा और बनाई आईपीएसी, इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी। अब बिहार में पीके के पास बीजेपी जितना अंधा बजट तो नहीं था, तो उन्होंने 5000 साइकिल निकलवाई और पूरे बिहार में छोड़ दी। वॉलंटियर्स गाँव-गाँव जाकर एक चिट्ठी बांटते, पर्चा पर चर्चा। इस लेटर में नीतीश कुमार की अचीवमेंट लिखी हुई थी और नीचे नीतीश का साइन, साथ ही एक फोन नंबर जिस पर मिस्ड कॉल देने पर नीतीश की आवाज से मैसेज आता था। यह बहुत पर्सनलाइज्ड मैसेज साबित हुआ। ग्राउंड रीच आउट के लिए हजारों व्हाट्सएप ग्रुप्स बनवाए गए। मोदी ने एक रैली में नीतीश के डीएनए पर सवाल उठाया, शायद डीएनए में ही कोई गड़बड़ी है। पीके ने इसी बयान को पकड़ लिया और इसे पूरे बिहार के लिए इंसल्ट बताया। डीएनए कैंपेन चलाया जिसमें बाल और नाखून जैसे सैंपल भी पीएम ऑफिस भेजे गए। इस चुनाव का स्लोगन बना, बिहार में बाहर है, नीतीश कुमार है। आखिरकार महागठबंधन ने 243 में से 178 सीट जीत ली। बीजेपी सिर्फ 53 सीट पर सिमट गई। प्रशांत किशोर का यह कद आसमान पर पहुंच गया। यह उनकी हैट्रिक थी। नीतीश कुमार ने उन्हें कैबिनेट मंत्री के रैंक की एडवाइजरी रोल दी, लेकिन सरकार सिर्फ सीएम से नहीं चलती। वहाँ की ब्यूरोक्रेसी और नेता दोनों पीके को एक आउटसाइडर मानते थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने कांग्रेस का हाथ थामा। पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनावी रणनीति बनाई। पंजाब में कांग्रेस को बड़ी जीत मिली, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मात्र 7 सीटों पर सिमट गई। यानी सफलता और असफलता दोनों का स्वाद एक साथ मिला। ममता बनर्जी, डीएमके और आप की जीत। इसके बाद प्रशांत किशोर ने खुद को राष्ट्रीय पटल और मजबूत किया। बंगाल में उन्होंने दीदी के बोल कैंपेन शुरू करवाया, जिसमें जनता सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी शिकायत पहुंचा सकती थी। यह गेम चेंजर साबित हुआ। तमिलनाडु में डीएमके और दिल्ली में आप दोनों जगह पीके की रणनीति कमाल किया। लेकिन जब 2021 में बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी की शानदार जीत हुई तो पीके ने सबको चौंकाते हुए कहा, मैं अब इस काम से ब्रेक ले रहा हूँ। 2 अक्टूबर 2022 को उन्होंने जन स्वराज अभियान की शुरुआत की। बिहार के हजारों गांव 3500 किलोमीटर से ज्यादा पद यात्रा की, जनता से सीधे जुड़कर उनकी समस्याओं को सुना और फिर 2 अक्टूबर 2024 को जन स्वराज पार्टी का जन्म हुआ। इस पार्टी का नारा था, सही लोग, सही सोच और साझा प्रयास। राजनीति, सक्रियता और चुनौतियां। 2025 आते आते प्रशांत किशोर एक राजनीतिक रणनीतिकार से पूर्णकालिक नेता बन चुके थे। उनकी पार्टी ने घोषणा की कि वे 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। यूएस जैसी प्राइमरी चुनाव प्रक्रिया और विधायक हटाने की व्यवस्था, इनोवेटिव आइडिया सामने रखे। आरसीपी सिंह की पार्टी उनके साथ जुड़ गई, जिससे पार्टी को और ताकत मिली। लेकिन विवाद भी शुरू हुए। कांग्रेस और आरजेडी पर तीखा बयान, नीतीश कुमार पर हमला की कि उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने तो उनके खिलाफ मानहानि का केस भी दायर करा दिया। तो आज की तारीख में प्रशांत किशोर सिर्फ एक रणनीतिकारक नहीं, वे खुद राजनीति के खिलाड़ी बन चुके हैं। जिस इंसान ने नरेंद्र मोदी से लेकर ममता बनर्जी तक, राहुल गांधी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक सभी बड़े नेताओं को सत्ता तक पहुंचाने में भूमिका निभाई, आज वही इंसान खुद पार्टी और अपने विचारों के दम पर मैदान में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या जिसने दूसरे को राजा बनाया वो खुद राजा बन पाएगा? क्या प्रशांत किशोर का जन स्वराज वाकई बिहार की राजनीति में नई क्रांति ला पाएगा, या ये भी भारतीय राजनीति की भीड़ में एक और प्रयास बनकर रह जाएगा?